ब्याह करके तो बहू हर घर में आती है, लेकिन तब क्या हो जब कोई लड़की जबरदस्ती किसी के घर में घुसकर अपने आप को उनके घर की बहू साबित करे। सुबह सुबह मिश्रा परिवार में एक लड़की अपने 2 बच्चे और सामान लेकर आती है। ए लड़की, कौन है तू और ऐसे कैसे मेरे घर में घुसी चली आ रही है, हैं? सासू माँ आशीर्वाद दीजिए, मैं आपकी बहू मीनाक्षी हूँ। ये देखिए, ये आपकी पोता पोती हैं। बच्चों, दादी के पैर छू। अरे बस बहुत हुआ, ये क्या तमाशा है? जानकी की आवाज सुनकर घर के सभी सदस्य वहां आते हैं। क्या हुआ भाग्यवान, सुबह सुबह किसको डस रही हो? मैं क्या नागिन हूँ जो डसूंगी? बिना कुछ जाने कुछ भी बोलते रहते हैं, चुप रहिए आप। क्या हुआ माँ? अब किस पर चिल्ला रही थी? और ये लड़की कौन है? अरे अपने आप को तेरी बीवी बता रही है ये। बता नहीं रही हूँ, मैं इनकी पत्नी हूँ और ये इनके बच्चे। ए जी, आप ही बताइए ना माँ जी पापा जी को कि क्या सच है। हे मेरे कालिदास बाबा, ये तो गजबी हो गया। बिना ब्याह के ही देवर जी बाप बन गए। अरे बहू, अपना बड़बोलापन बंद करेगी थोड़ी देर के लिए? तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। जान न पहचान, वारे तू मेरा मेहमान। गजब की जबरदस्ती है। ए लड़की, कौन है तू? सच सच बता, वरना पुलिस को कॉल करेंगे हम। करिए ना पुलिस को कॉल। अरे आप क्या करेंगी, मैं ही कॉल कर देती हूँ और पुलिस को सारे सबूत भी दूंगी इनके खिलाफ कि ये मेरे पति हैं। चीख चीख कर पूरे मोहल्ले को भी बताऊंगी कि आपका बेटा मुझसे शादी करके अब मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। देखो तुम जो भी हो, हमें कोई तमाशा नहीं चाहिए। पापा जी, मैं कोई तमाशा करना भी नहीं चाहती। मैं तो बस अपना हक मांगने आई हूँ। ये बहुत दिनों से गायब थे ना, तो मैंने ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गई। और अब देखिए, ये मुझे क्या अपने बच्चों को भी पहचानने से इनकार कर रहे हैं। अरे बस करो ये झूठी कहानियाँ बनाना। पता नहीं कौन हो तुम और ये किसके बच्चे हैं? यहाँ आके मुझे फंसाना चाह रही हो? पापा पापा पापा, आप कहाँ थे इतने दिन तक? हमने आपको बहुत मिस किया। इस तरह दोनों बच्चे जिगर के पास जाके उससे लिपट जाते हैं। वहीं घर वाले बच्चों का ये बर्ताव देखकर हैरान हो जाते हैं। जी, ये लड़की झूठी हो सकती है, बच्चे थोड़ी ना झूठ बोलेंगे। और अगर हमने इसे नहीं अपनाया तो समाज में हमारी बहुत बदनामी होगी। सही कह रही हो, कुछ दिन के लिए इसे घर में जगह दे देते हैं, उसके बाद फिर जिगर की शादी कराकर इसे घर से बेदखल कर देंगे। हाँ जी, यही ठीक रहेगा। जिसके बाद घर वाले मीनाक्षी को घर में रख लेते हैं ताकि समाज में उनकी बदनामी ना हो। अगले दिन, पापा जी आपकी चाय। दिव्या बहू, इस लड़की को कह दो कि चाय लेके यहाँ से चली जाए और मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी तुम बना कर ले आओ। जी पापा जी। दिव्या बहू, मेरे पूजा के फूल कहाँ पर है? माँ जी, ये लीजिए आपके पूजा के फूल। मैं सुबह सुबह बाग जाके एक एक फूल अपने हाथों से चुन कर लाई हूँ। रहने दे, आज मैं बिना फूलों के ही पूजा कर लूँगी। ये लीजिए माँ जी फूल। फिर सास मंदिर में पूजा करने चली जाती है। तभी जिगर ऑफिस जाने लगता है। ए जी, ये आपकी हैंकी और वॉच। कितनी बार कहा है कि याद से रख लिया कीजिए, लेकिन आप ना हमेशा अपनी वॉच और हैंकी भूल ही जाते हैं। पहली बात तो मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। प्लीज़ ये एक्टिंग करना बंद करो। मेरे माता पिता के बदौलत तुम्हें यहाँ रहने दिया जा रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। अब हटो यहाँ से, मुझे देर हो रही है। मीनाक्षी रोते हुए कमरे में चली जाती है। सभी उसे देख रहे होते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। मम्मा, आप क्यों रो रही हो? मम्मा, पापा को क्या हुआ है? वो ऐसे क्यों बर्ताव करते हैं? पापा बहुत गंदे हो गए हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। पापा बहुत अच्छे हैं। वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए वो ऐसा करते हैं। वहीं शाम के समय, बहू चल शॉपिंग पर चलते हैं। जी माँ जी, मैं अभी तैयार होके आई। जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। अरे नहीं सुना था क्या उस दिन? माँ जी की बहू तुम नहीं, मैं हूँ। हाँ, मैंने दिव्या बहू को बुलाया, तुझे नहीं। तू इस घर में हमारे लिए एक बोझ की तरह है। जाने किसका बोझ है जो हम झेल रहे हैं। मम्मी जी छोड़िए ना ये सब बातें, शॉपिंग पर जा रहे हैं, अपना मूड खराब मत करिए। हाँ बहू चल।
एक दिन ताई जी घर आती हैं। क्यों रे जानकी, छोटे बेटे की शादी की और बताया तक नहीं? अरे हाँ, वो सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि कुछ बता नहीं पाई दीदी। आप बताओ कैसे आना हुआ? परसों मेरे गुड्डू की शादी है, सबको आना है। जी दीदी, हम सब आएंगे। अब अपने ही घर की शादी में ना आए तो फिर क्या। वैसे बहू बड़ी सुंदर लाई हो। हाँ, बस ठीक ही दिखती है। इस तरह वो कुछ देर बात करती है, फिर ताई जी वहाँ से चली जाती है। वहीं शादी वाला दिन भी आ जाता है। सब तैयार होकर शादी में जाने के लिए निकल रहे होते हैं कि तभी, ओ मैडम, तुम ये सज धज के कहाँ चली? कहाँ मतलब? आप सबके साथ शादी में। फैमिली का निमंत्रण है, बाहरी लोगों का नहीं। घर में रहने की जगह मिली है, रिश्तों में जगह बनाने का अधिकार नहीं। अपने बच्चों के साथ घर पर रहो। सभी शादी में चले जाते हैं और मीनाक्षी अपने बच्चों के साथ अकेले घर में रुकती है। वहीं कुछ दिनों बाद जिगर के ऑफिस से उसे फैमिली ट्रिप की टिकट्स मिलती है। मम्मी पापा भाभी जल्दी से सब यहाँ आओ। क्या बात है देवर जी, आज बड़े चहक रहे हो? आपके जीवन का ग्रहण दूर हो गया क्या? पल भर के लिए तो मेरे बेटे के चेहरे पर मुस्कान आई, उसमें भी तू नजर लगा ले। मैं तो बस। अरे बस कर, मैं भी यही कह रही हूँ। क्या हुआ बेटा, आज बड़ा खुश लग रहा है। हाँ माँ, जल्दी से आप सभी पैकिंग कर लो, हम ट्रिप पर जा रहे हैं, फैमिली ट्रिप। इतने अचानक से कैसे प्लान बन गया बेटा? ये देखिए, ऑफिस की तरफ से फैमिली ट्रिप के टिकट्स मिले हैं, वो भी डायरेक्ट कश्मीर की। वाह, हमारा तो सपना था ना जी कश्मीर देखने का। बड़ा मज़ा आएगा, ठंडी ठंडी वादियों में हम सब मिलकर खूब मज़े करेंगे ना। ओ मैडम, हम सब, तुम नहीं। भूलो मत, तुम इस घर का हिस्सा नहीं हो। हमारी मजबूरी है कि हम तुम्हें यहाँ रहने दे रहे हैं। इस तरह एक बार फिर सभी मीनाक्षी को पराया कहकर उसे घर में अकेला छोड़कर कश्मीर घूमने चले जाते हैं। क्या सच में मीनाक्षी कोई फ्रॉड है या फिर ये मीनाक्षी की कोई चाल है? कुछ दिनों बाद सभी ट्रिप से वापस आ जाते हैं। गुजरते समय के साथ जानकी जी और महेश जी को जिगर की चिंता होने लगी थी। घर में एक पराई औरत अपने बच्चों के साथ बैठी है, जो कि अपने आप को मेरे बेटे की बीवी बता रही है। वहीं दूसरी तरफ हमारे कुंवारे बेटी की शादी की उम्र बीतती जा रही है जी। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि मीनाक्षी खुद ब खुद इस घर से चली जाए, क्योंकि हम कभी उसे इस घर की बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। वहीं अगले दिन राधिका और सोनू गार्डन में खेल रहे थे कि तभी अचानक से उनसे एक पौधा गिरकर टूट जाता है। ये क्या किया तुम दोनों ने, बदमाश कहीं के! मेरा मनपसंद प्लांट तोड़ दिया। जाने कब तक इन लोगों को इस घर में बर्दाश्त करना पड़ेगा। जानकी जी का गुस्सा देख दोनों बच्चे उदास होकर वहां से चले जाते हैं। वहीं दूर खड़ा जिगर सब देख रहा होता है। घर में बच्चों को शरारत करता देख सभी उन्हें बहुत डांट लगाते थे। वहीं खाने पीने के लिए भी जानकी जी बच्चों की तरफ सख्ती बरतती है। ऐसे ही एक दिन, दिव्या बहू, मेरा चश्मा कहाँ है? दिख नहीं रहा। माँ जी यहीं होगा, देखिए ना। अरे सुबह से ढूंढ रही हूँ लेकिन कहीं नहीं दिखा। दोनों सास बहू मिलकर चश्मा ढूंढने लगती है कि तभी वो देखती हैं। दीदी देख, हीरो दिख रहा हूँ ना दादी के चश्मे में। बुढ़िया अम्मा लग रहा है, दादी की तरह। जानकी जी को ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? वो दादी, हम मेरे चश्मे के साथ तुमने छेड़खानी की। तुम दोनों को तो मैं अभी बताती हूँ। बहू, मेरी छड़ी देना तो। फिर जैसे ही जानकी जी बच्चों को डंडे से मारने जाती है कि तभी जिगर वहां आकर डंडा पकड़ लेता है। इनफ माँ, ये आप क्या कर रही हो? बच्चे हैं वो छोटे। अरे तो मैं कौन सा जेल की जेलर हूँ? गलती की है इन्होंने तो मैं तो बस इन्हें सजा दे रही हूँ। छड़ी छोड़ मेरी। खबरदार अगर आपने मेरे बच्चों को छूने की भी कोशिश की। डरो मत बच्चों, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं। पापा? ये तेरे ही बच्चे हैं और तूने हम सबसे झूठ कहा, आखिर क्यों? तभी शर्म से जिगर का सर झुक जाता है।
मैं और मीनाक्षी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हम दोनों ने कॉलेज के बाद कोर्ट मैरिज से शादी कर ली। घर में आप लोग मीनाक्षी को एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए मैंने किराए पर एक घर ले लिया था जहाँ मीनाक्षी और मैं रहते थे। बहुत समय बीत गया और हमारे 2 बच्चे हुए, लेकिन एक दिन अचानक से मुझे रियलाइज़ हुआ कि आखिर कब तक मैं मीनाक्षी और बच्चों को आप सबसे छुपाता रहूँगा। और फिर तेरे मन में ये डर बैठ गया कि अगर इन्हें हमसे मिलवाएगा तो हम तुझे प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। फिर तूने प्रॉपर्टी के लालच में अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया। क्यों बेटा, सही कहा ना मैंने? लेकिन बहू के नसीब अच्छे थे कि एक दिन अचानक से हमारी मुलाकात हो गई और मैं ही उसे इस घर में ले आई ताकि सच सबके सामने आ सके। ये सब मेरा और मीनाक्षी बहू का नाटक था ताकि तुझे सबक मिल सके। मुझे माफ़ कर दो मीनाक्षी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ अकेला छोड़ दिया। जिसके बाद मीनाक्षी जिगर को माफ़ कर देती है। वहीं घर वाले मीनाक्षी और बच्चों को खुशी खुशी अपना लेते हैं। बहू शादी के उस लड्डू की तरह होती है जिसे खाओ तो भी पछताओ और ना खाओ तो भी पछताओ। माँ 10 बार बोला है कि शादी नहीं करनी। अरे सास नाम का प्राणी कौन झेले? अरे कैसी बात करती है रचना। सास सिर्फ सास नहीं होती, बल्कि वो औरत होती है जो आपके पति की माँ होती है, और वो है तो सुहाग है। ओ प्लीज माँ, ये सब ज्ञान मत दो। ऐसे घर में शादी कर दो जहाँ सास ना हो। ये तो मैं कतई ना करूं। अरे जिस घर औरत नहीं वहाँ मैं अपनी बेटी कैसे ब्याह दूं? ना जीना। फिर भूल जाओ मेरी शादी। वहीं दूसरी तरफ अमन की माँ, ना ना अमन, शादी तो तू मेरे मरने के बाद ही करना। ये बहू का चक्कर मैं नहीं पाल सकती। अच्छी खासी जिंदगी का भट्टा बिठा देती है ये औरतें जिनका नाम बहू होता है। पर माँ, शादी की उम्र होती है, और क्योंकि मुझे शादी करनी है मैं ये थोड़ी ना चाहूंगा कि तुम मर जाए। कैसी बात करती है माँ? देख अमन, या तो मेरी बात मान या घर छोड़कर जा। मुझे पैसे देते रहना। माँ ऐसी बातें मत कर, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता हूँ। देख ले भाई, कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आ जाए तो ठीक है, वरना। माँ तू तो मेरी है, लेकिन सोच तेरी ऐसी है जैसे मैं अपने बच्चों के लिए रखता हूँ। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में शादी, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक रोज अमन की माँ के पास रचना की माँ आती है। बहन जी, सुना आप लोग बेटे की शादी करने को देख रहे हो। मेरी भी बेटी है। आपकी बेटी क्या करती है? दोनों के बीच सारी बात होती है और फिर देखिए, लड़की तो पूरी मेरे जैसी है। उसे सास से डर लगता है और मुझे बहू से। तो ऐसा करते हैं कि साथ में कुछ दिन रह लेते हैं। अगर ठीक लगा दोनों को, नेचर समझ में आ जाती है तो शादी, नहीं तो अपने अपने रास्ते। क्यों? ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, मुझे भी सही लग रहा है। बस फिर क्या था, रचना की शादी मयंक से हो जाती है। शादी के बाद, अरे बहू कहाँ है? उठ गई या सो रही है? बहू? कैसी बहू? माँ भूल गई, कॉन्ट्रैक्ट है। पहले उसका नेचर तो समझ में आए तुझे, और उसे तेरा। वैसे वो है कहाँ? दोनों की नजर बाहर के बगीचे पर पड़ती है जहाँ वो योगा कर रही होती है। वो देखो, योगा कर रही है। न जाने क्या होगा पतली होके। हीरोइन बनने का शौक था तो शादी के सपने क्यों देख रही है? लेकिन हाय रे, ये क्या, ये चक्कर आँख के आगे अंधेरा सा क्यों लग रहा है? तभी रचना अंदर आती है। वो देखती है कि माँ बेटे उसे देख रहे हैं। मयंक को सामने योगा ड्रेस में खड़ी रचना बहुत अच्छी लगती है। ये क्या हो गया? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? मयंक, जो कि रचना को प्यार से देख रहा था, घबरा कर, वो क्या ना कि माँ को न जाने क्यों चक्कर आ रहा है। अच्छा, मैं देखती हूँ। ये बोलकर वो उनके गले के पीछे उंगली से दबाती है और फिर थोड़ी सी मालिश करके छोड़ देती है। अब बताइए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स बेटा। अरे नहीं, आप ना प्लीज़ योगा किया करें। खुद का ख्याल रखना अच्छी बात होती है। ख्याल रखा करें खुद का। ये बोलकर वो किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद मयंक ऑफिस जाने को तैयार होता है तो बड़ा ही फ्रेश लगता है। क्या बात है बेटा, बड़े अच्छे लग रहे हो। थैंक्स माँ, आज तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा।
नहाकर जैसे निकला सारा सामान मिल गया। और तो और ये परफ्यूम भी बहुत मस्त है। पर मैंने तो कुछ नहीं किया बेटा। मयंक सामने से आती रचना को देखता है। वो मुस्कुराकर मयंक को इशारा करती है कि वो अच्छा लग रहा है। ओ हाँ माँ, याद आया, मैं नहीं रखा था। वैसे खाने में क्या है? मयंक और माँ टेबल पर बैठते हैं। वाह माँ, हैवी के साथ लाइट नाश्ता भी, क्या बात है। ये सही है रचना। वैसे तुम भी बैठो ना, वक्त बहुत हो रहा है, हमारे साथ ही नाश्ता कर लो। नहीं नहीं आंटी, वो क्या है ना, बहुत दिनों से इतना काम करने की आदत नहीं है, तो कोशिश कर रही हूँ। नहा ही नहीं हूँ, नहा कर खा लूंगी। अरे बैठो ना रचना, भगवान भूखा रहने को नहीं कहते। वैसे भी थक गई होगी। रचना को मयंक की माँ की बात ठीक लगती है। वो बैठकर खाने लगती है। फिर मयंक ऑफिस चला जाता है। रचना भी ऑफिस जाने को तैयार होकर आती है कि मयंक की माँ कहती है, अरे रचना, ये रंग सूट नहीं कर रहा है तेरे पर। ये रंग नहीं, ये वाला ले। ये बोलकर वो अपनी साड़ी रचना को दे देती है। तू ना बेटी ये साड़ी पहन कर जा। रचना क्या करती, सास के कहने पर पहन लेती है दूसरी साड़ी। लेकिन फिर शाम को, अरे आंटी आज तो मज़ा ही आ गया, सबने मेरी बहुत तारीफ की, कहा कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। थैंक्स। ये तो मेरी माँ ने कभी बताया ही नहीं था कि क्या पहनूं। वो तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं रोज योगा करूं। नाश्ते की टेबल पर खाने का मजा इतना पहले कभी नहीं आया। अगली सुबह, अरे माँ कहाँ हो? घर पर कोई नहीं होता। मयंक माँ को फोन करता है। अरे बेटा, मैं और रचना वॉक पर आए हैं, आते हैं। तू हम दोनों के लिए जरा चाय बना कर रख देना। ये अच्छा है, उसे सास के साथ नहीं रहना, तुझे बहू के साथ। लेकिन जिन्हें मेरे साथ रहना है वो ही साथ घूम रही है। ठीक है, चलो बना देता हूँ। मयंक चाय बनाकर सभी के साथ बैठा ही होता है कि रचना की माँ आ जाती है। अरे रचना, मैं तुझे लेने आई हूँ। वो क्या है ना, जितने दिन के ट्रायल था तुम्हारा सास के साथ, वो आज पूरा हो गया है। रचना ये सोचकर दुखी हो जाती है कि उसे अब इस घर से जाना होगा। अब ठीक है माँ, बैठ, मैं कपड़े लेकर आती हूँ। वो क्या है ना, कुछ दिन और रह जाती रचना। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं? ना जी ना, दुनिया क्या कहेगी, शादी के बिना रखा है। तो माँ करवा देना शादी। माँ कुछ कहती कि रचना आ जाती है। वो सास को गले लगाकर निकल ही रही होती है कि बेटा रचना, मुझे नहीं पता मैं तुझे कैसी लगी। तू मुझे सास के रूप में देखना चाहती है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन मेरे लिए तो तू बेटी से भी बढ़कर हो गई है। सास की बात सुनकर रचना की आंख भर आती है। रोना बेटी, मैं समझ गई, ये औरत तुझे अच्छी नहीं लगी। अरे सास तो सास ही होती है। कोई बात नहीं, चल घर चल, मैं तुझे एक तो और रिश्ते दिखाती हूँ। ऐसा ना कहे बहन जी, आपकी लड़की तो हीरा है हीरा। कितना अच्छा होता जो ये मेरी बहू बनती। अरे ना जी ना, मैं आपके घर में क्यों करूं मेरी बेटी की शादी? जिन्हें बहू का भी ट्रायल चाहिए। क्यों बेटी? माँ, आप उन्हें कुछ ना बोले, वो मुझे मेरी माँ की तरह लगी है और कोई भी अपनी माँ की बुराई नहीं सुन सकता। उन्हें अगर बहू का ट्रायल चाहिए था तो मैं भी तो सास का ट्रायल मांग रही थी ना। मयंक रचना की माँ को देखकर आंख मारता है, क्योंकि ये तो दोनों की मिली जुली साजिश थी। रचना मेरी बहू, हाँ गले लग जा बेटी।